एमकॉम फाइनल के छात्राओं के लिए बैंक एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स विषय में अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए आज की कक्षा का विषय है बैलेंस ऑफ पेमेंट, मीनिंग एंड डेफिनेशंस। छात्रों, हमने भुगतान संतुलन के साथ पहले पिछली कक्षा में व्यापार संतुलन के बारे में पढ़ा। अपने बीकॉम में भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। व्यापार संतुलन के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने ये बात समझी कि व्यापार संतुलन दो देशों के मध्य होने वाले दृश्य वस्तुओं के व्यापार के अंतर को कहते हैं। यानी जो भौतिक वस्तुएं हैं जिनमें वस्तुएं सम्मिलित की जाती है उनके अंतर को हम व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार संतुलन के बारे में हम दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि भुगतान संतुलन का एक भाग, भुगतान संतुलन उससे विस्तृत शब्द है। इसमें हम दृश्य और अदृश्य दोनों ही वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं और किसी समय अवधि में, सामान्यतया एक वर्ष में, दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के अंतर को, जो एक देश विदेशों के साथ जो एक देश का व्यापार होता है, उस अंतर को हम भुगतान संतुलन कहते हैं। आज हम इस भुगतान संतुलन के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे और इसके संबंध में जो विभिन्न विद्वानों ने परिभाषाएं दी है उससे जानने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं भुगतान संतुलन किसे कहते हैं। भुगतान संतुलन के का अर्थ के बारे में चार विचारधाराएं हमें देखने को मिलती है। भुगतान संतुलन का अर्थ एक समय विशेष में खरीदी एवं बेची गई विदेशी मुद्रा की मात्रा से। इसको फॉरेन करेंसी के टर्म्स में लिया जाता है। जब हम वस्तुओं का निर्यात करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। जब हम वस्तुओं का आयात करते हैं तो हमें विदेशी मुद्रा का भुगतान करना होता है। इस विदेशी मुद्रा के आगमन और निर्गमन यानी परचेजिंग और सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के डिफरेंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। पहली विचारधारा है। पहला अर्थ है कि विदेशी मुद्रा के संदर्भ में जितने हम निर्यात हमारे होंगे उतनी विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होगी, चाहे वो वस्तुओं का निर्यात हो चाहे हमें सेवाओं का निर्यात हो। जितने आयात अधिक होंगे, चाहे वे वस्तुओं के आयात हो चाहे वो सेवाओं के आयात हो, तो विदेशी मुद्रा का हमें भुगतान करना होगा। एक वर्ष विशेष में या एक अवधि विशेष में, एक समय विशेष में, स्पेशल टाइम पीरियड में, गिवन टाइम पीरियड में जब वस्तुओं का निर्यात होता है, सेवाओं का निर्यात होता है, विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होती है। जब हम वस्तुओं का, सेवाओं का आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो विदेशी मुद्रा का हमें भुगतान करना होता है। तो विदेशी मुद्रा के आगमन और विदेशी मुद्रा का निर्गमन, इन दोनों का जो अंतर निकाला जाता है वो अंतर हमें भुगतान संतुलन कहलाता है, पहली विचारधारा के अनुसार। दूसरी विचारधारा भुगतान संतुलन के अर्थ के संबंध में। भुगतान संतुलन का अर्थ विदेशों से प्राप्त विदेशी मुद्रा एवं विदेशों को भेजी गई भुगतानों से। विदेशों से प्राप्त विदेशी मुद्रा कितनी प्राप्त हुई है वर्ष भर में, कितने भुगतान हमने वर्ष भर में किए हैं, इन दोनों का अंतर भी भुगतान संतुलन है। तीसरा अर्थ है वो अकाउंटिंग से रिलेट करके निकाला गया है। भुगतान संतुलन आय खाते में भुगतानों का संतुलन बताता है। भुगतान संतुलन जब तैयार किया जाता है, आगे आप पढ़ेंगे, तो दो खाते तैयार किए जाते हैं। तो पूंजीगत खाता कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है इनकम अकाउंट। इनकम अकाउंट के बैलेंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा जाता है। यानी उसमें कितने आगमन हुए हैं, कितने निर्गमन हुए हैं, इन दोनों का जो अंतर है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। चौथा अर्थ है भुगतान संतुलन अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का भुगतान बताता है कि भुगतान संतुलन एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसा सिस्टम है जो विदेशों से हमने लोन लिए हैं, सरकार के द्वारा लोन लिए गए हैं, उसका अंतर बताता है। इस तरह से भुगतान संतुलन के
कई अर्थ प्रचलित है। आइए अब हम इस ये देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने भुगतान संतुलन के संबंध में क्या कहा है। प्रोफेसर हेब्रल ने भुगतान संतुलन को परिभाषित करते हुए बहुत ही सरल परिभाषा दी है। भुगतान संतुलन का प्रयोग विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति संबंधी परिस्थितियों के अर्थ में किया जाता है। उन्होंने कहा कि फॉरेन करेंसी की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, उन दोनों के कंडीशंस को देख करके हम भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट कह सकते हैं। किसी देश में भुगतान संतुलन की मांग कब होती है, किसी देश में विदेशी मुद्रा की मांग कब होती है, जब हम आयात करते हैं। किसी देश में विदेशी मुद्रा की पूर्ति कब होती है, जब हम निर्यात करते हैं। तो वस्तुओं के, सेवाओं के आयात और निर्यात से विदेशी मुद्रा की आगमन, विदेशी मुद्रा की निर्गमन की परिस्थितियों के अर्थ में भुगतान संतुलन का मीनिंग निकाला जाता है, अर्थ निकाला जाता है प्रोफेसर हेब्रल के अनुसार। इस तरह से प्रोफेसर एल्सवर्थ कहते हैं, भुगतान संतुलन किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के निवासियों के मध्य हुए समस्त सौदों का विवरण है। उन्होंने इसको दूसरे शब्दों में कहा है, किसी एक देश के निवासियों का शेष विश्व के निवासियों के मध्य समस्त सौदों का विवरण है। यानी जो भी लेन देन किया है, चाहे वो गुड्स में किया है, कमोडिटीज में किया है, सर्विसेज में किया है, उन उनके उसका जो विवरण है, उनका जो स्टेटमेंट है, ऐसे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कह सकते हैं। यानी कितने निर्यात हुए हैं दृश्य वस्तुओं के, कितने निर्यात हुए हैं अदृश्य वस्तुओं के, इनका जो किसी गिवन टाइम पीरियड में एक वर्ष के अंतर्गत जो भी सौदे उन्होंने किए हैं, चाहे दृश्य वस्तुओं के क्यों, चाहे अदृश्य वस्तुओं के क्यों, उन सौदों का एक विवरण है, उनका एक अंतर है, वो भुगतान संतुलन है प्रोफेसर एल्सवर्थ के अनुसार। इस तरह से जेम्स इग्रान कहते हैं, भुगतान संतुलन एक देश या निवासियों शेष संसार के बीच किसी निश्चित समय में होता है। भुगतान संतुलन को उन्होंने दूसरे शब्दों में कहा है कि एक देश के द्वारा दूसरे देश, शेष विश्व के साथ जो भी सौदे किए जाते हैं एक निश्चित समय में, उनको हम भुगतान संतुलन कहते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर सेंडर कहते हैं, भुगतान संतुलन एक विवरण है जिसमें देश के कुल आयातों और निर्यातों को बताया जाता है। उन्होंने वो सरल किया है, प्रोफेसर सेंडर ने परिभाषा को कहा कि ज्यादा जटिलता में नहीं उलझना। भुगतान संतुलन कुछ भी नहीं, एक स्टेटमेंट है, ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें टोटल इंपोर्ट और टोटल एक्सपोर्ट को बताया जाता है, उसका एक अंतर निकाल लिया जाता है। टोटल इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स एंड इनविजिबल गुड्स, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स एंड इनविजिबल गुड्स। इस प्रकार इन चारों परिभाषाओं को देखने से कंक्लूजन ये निकलता है कि भुगतान संतुलन एक विवरण है, एक बैलेंस शीट की तरह, स्थिति विवरण जो होता है उस तरह से, जिनमें जो हमने निर्यात किए हैं उनका विवरण आ जाता है, जो हमने आयात किए हैं उनका विवरण आ जाता है, चाहे वो वस्तुओं के आयात हो, चाहे सेवाओं के आयात हो, यानी दृश्य वस्तुओं के आयात हो, चाहे अदृश्य वस्तुओं के आयात हो, चाहे दृश्य वस्तुओं के निर्यात हो, चाहे अदृश्य वस्तुओं के निर्यात हो। इन आयातों और निर्यातों के विवरण को हम भुगतान संतुलन कहते हैं। भुगतान संतुलन का निष्कर्षात्मक रूप से इस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की विशेषताएं क्या, विशेष तत्व क्या है। विद्वानों ने इसकी विशेषताएं बताई कि भुगतान संतुलन क्यों जरूरी है, इसका क्या रोल है, क्यों भुगतान संतुलन तैयार किया जाता है। पहला कारण है, पहली विशेषता है इसकी, इट इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ये आर्थिक सौदों का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है, संधारण है। भुगतान संतुलन एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें एक अवधि विशेष में, एक वर्ष के अंदर जितने भी आर्थिक सौदे किसी देश में हुए हैं उनका एक व्यवस्थित रिपोर्ट तैयार करता है, उपलब्ध कराता है। इसकी विशेषता है कि एक विवरण है, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट है, विवरण है, एक तरह का प्रपत्र है, विवरण है, स्टेटमेंट है।
तीसरी विशेषता इसकी है कि ये रिलेशन बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, प्राप्तियों और भुगतानों का बीच में एक संबंध को प्रकट करता है। दोनों के संबंध को, कितनी प्राप्तियां हुई है एक अवधि विशेष में और कितनी जो है वो भुगतान हुए एक अवधि विशेष में, इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करता है। प्राप्तियां अधिक है, भुगतान कम है, तो हम कहेंगे भुगतान संतुलन अनुकूल है। भुगतान अधिक है और प्राप्तियां कम है, तो हम कहेंगे भुगतान संतुलन प्रतिकूल है। तो एक विवरण के रूप में अर्थव्यवस्था के आर्थिक सौदों का की स्थिति को हमें प्रकट करता है। ये शेष विश्व के साथ हुए सौदों के का एक विवरण प्रस्तुत करता है, एक वस्तु स्थिति चित्र प्रस्तुत करता है और प्राप्तियों और भुगतानों के बीच में संबंध स्थापित करता है। ये एक गिवन टाइम पीरियड के लिए होता है, यानी आमतौर पर 1 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। इसमें सभी सौदे सम्मिलित किए जाते हैं, विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स आर इंक्लूडेड। भुगतान संतुलन की एक विशेषता यह है कि इसमें कोई सौदा नहीं छोड़ा जाता, चाहे वो दृश्य वस्तुएं हो चाहे अदृश्य वस्तु हो, यानी वस्तुएं हो और सेवाएं हो। जो भी आर्थिक सौदे एक देश के निवासियों द्वारा दूसरे देश शेष विश्व के साथ किए हैं, वो सारे सौदे भुगतान संतुलन के अंतर्गत आ जाते हैं। ये भुगतान संतुलन की विशेषता है। विजिबल गुड्स भी आ जाती है, इनविजिबल गुड्स भी आ जाती है। एक और विशेषता है जो अगली कक्षाओं में जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस। भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है। भुगतान संतुलन सदैव इसलिए संतुलित रहता है क्योंकि इसमें प्राप्ति और भुगतानों का जो अंतर होता है, उस अंतर को विदेशों से ऋण लेकर के या और किसी दूसरे तरीकों से पूरा कर लिया जाता है और बैलेंस शीट की तरह, स्थिति विवरण की तरह दोनों के पक्षों को, प्राप्ति और भुगतान के पक्ष को बराबर कर दिया जाता है। मतलब इन अकाउंटिंग सिस्टम लेखे की दृष्टि से भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, उसको बैलेंस कर दिया जाता है। इसलिए भुगतान संतुलन प्रतिकूल भी होता है, अनुकूल भी होता है। व्यवहार में, व्यवहारिक रूप में प्रतिकूलता और अनुकूलता दोनों होती है, लेकिन लेखे की दृष्टि से, अकाउंट्स की दृष्टि से उसे बैलेंस कर दिया जाता है, संतुलित कर दिया जाता है। अगर प्रतिकूल है तो विदेशी ऋण से या अन्य तरीके से विदेशी मुद्रा प्राप्त करके उसे संतुलित कर दिया जाता है। तो भुगतान संतुलन सदैव संतुलित रहता है, ये इसकी विशेषता है। लेकिन व्यापार संतुलन सदैव संतुलित नहीं रहता है। व्यापार संतुलन में प्रतिकूलता हो सकती है, अनुकूलता हो सकती है। व्यापार संतुलन की प्रतिकूलता भुगतान संतुलन की भुगतान संतुलन से संतुलित हो जाती है। तो व्यापार संतुलन की प्रतिकूलता दूर कर भुगतान संतुलन के माध्यम से दूर की जाती है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस, डिस्कस। तो आपको इसे विस्तार पूर्वक बताना है। खासतौर से बी सेक्शन का जो पार्ट है 250 वर्ड्स का, उसमें कई बार इस पे प्रश्न आ जाता है। तो छात्राएं जो इसे तैयार कर ले एक तरह से कोटेशन के रूप में, और इसे विस्तार पूर्वक जिसे समझाएं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स। आज हमने भुगतान संतुलन के अर्थ को समझने की कोशिश की। भुगतान संतुलन के जो प्रचलित अर्थ है उनके बारे में जाना। भुगतान संतुलन के प्रचलित अर्थों में 4 तरह से भुगतान संतुलन को के अर्थ को बताया जाता है। परचेजिंग और सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, रिसीट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी, बैलेंस ऑफ इनकम अकाउंट, पेमेंट ऑफ लोन्स। इसके संदर्भ में, इसके रेफरेंस में भुगतान संतुलन के अर्थ को समझा जाता है, भुगतान संतुलन को समझने की कोशिश की जाती है। अलग अलग एक्सपर्ट्स ने बैलेंस ऑफ पेमेंट को अलग अलग तरीके से
डिफाइन किया है। हेब्रल कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के रेफरेंस में बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझा जाना चाहिए, उसके अर्थ को निकाला जाना चाहिए। प्रोफेसर एल्सवर्थ कहते हैं कि रेजेंट ऑफ एनी कंट्री, transactions between the regent of any country and rest of the world, statement of the transaction between the regent of any country and rest of the world is called balance of payment। एक देश के निवासियों के द्वारा दूसरे विशेष विश्व के साथ, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं उनका स्टेटमेंट जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। जेम्स इंग्रान कहते हैं किसी टाइम पीरियड के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होता है एक देश के रेजिडेंट्स के साथ, एक कंट्री के रेजिडेंट के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उन्हें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, उसके स्टेटमेंट को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। प्रोफेसर सेंडर कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए स्टेटमेंट which includes total import and total export. Total import means total visible import of total visible goods and invisible goods. Total goods. Total export means total import, export of visible goods as well as invisible goods. Conclusive form हम कह सकते हैं balance of payment is a statement which includes total import and total export, visible and invisible goods. It's a balance of total import and total import of any country in a given time period, which done by rest of the world. शेष विश्व के साथ किए गए सौदों का, कुल सौदों का, जिसमें दृश्य वस्तुएं भी सम्मिलित है, अदृश्य वस्तुएं भी सम्मिलित है, आयातों और निर्यातों का विवरण जो है वो भुगतान संतुलन कहलाता है। इसकी खास विशेषता यह है कि एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है आर्थिक सौदों का, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। ये एक स्टेटमेंट है, इसका जो प्रकार है, इसका जो फॉर्म है वो स्टेटमेंट का एक विवरण है। इट इज नथिंग, इट इज ए स्टेटमेंट, जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट। ये रिसीट एंड पेमेंट के रिलेशन को बताता है। दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर गिवन टाइम पीरियड, आमतौर पर वन ईयर, नॉर्मली 1 ईयर के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसमें विजिबल और इनविजिबल आइटम्स, दोनों आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं। सो वी कैन से बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट बन जाता है। और एक खास बात इसकी है कि ये जस्ट लाइक ए बैलेंस शीट, इसका बैलेंस लास्ट में मिला दिया जाता है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस, हमेशा वो संतुलित रहता है। थ्योरेटिकली अकाउंटिंग सिस्टम बेस पे, बाकी ये प्रतिकूल भी हो सकता है, अनुकूल भी हो सकता है। आगे की कक्षाओं में बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रतिकूलता के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज का कक्षा का विषय पूरा हुआ। थैंक यू वेरी मच।